विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था चोल साम्राज्य। आज हमने करना है चोल युगीन शासन व्यवस्था। प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चोल युगीन शासन व्यवस्था में चोल शासन व्यवस्था अनेक विशिष्टताओं से युक्त थी। शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक पद्धति को अपनाया गया था, जिसमें राजा सर्वे सर्वा होता था। केंद्रीय शासन व्यवस्था में अनेक पदाधिकारी थे जो राजा की सहायता करते थे। संपूर्ण साम्राज्य अनेक प्रशासकीय इकाइयों में विभक्त था, जिनमें स्थानीय तत्वों का समावेश किया गया था। चोल युगीन ग्रामीण शासन व्यवस्था अपने स्थानीय स्वायत्त यानी लोकल ऑटोनॉमी के लिए विख्यात थी। लोकल, मैंने आपको बताया भी था जब चैप्टर शुरू कर रहे थे, तो चोल अपने दो विशेषताओं के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। एक अपनी नौसेना के लिए, दूसरे अपने ग्रामीण शासन व्यवस्था यानी स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वायत्ता यानी लोकल ऑटोनॉमी के लिए, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसमें मैंने बताया भी था कि जो उसका ग्रामीण शासन की जो व्यवस्था दिखती है वो किस में दिखती है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जो कि परांतक फर्स्ट का है। परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेख में दिखती है, ठीक है। चोल राजा त्रिलोक सम्राट, चक्रवर्तीगल, उदययर ऐसी उपाधियां धारण करते हुए शासन करते थे, जो उनकी सार्वभौमिक सत्ता की परिचायक थी। विभिन्न सम्राटों और रानियों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाती थी। अब ये थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि सम्राटों और रानियों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित की जाती थी चोलों के समय में, ठीक है। तथा मृत्युपरांत देव रूप में उनकी पूजा होती थी, यानी जीते जी तो होती थी, साथ में मरने के बाद दैवीय रूप में उनकी पूजा होती थी। तंजौर के मंदिर में सुंदर चोल यानी परांतक सेकंड और राजेंद्र चोल की मूर्तियां स्थापित की गई थी। तंजौर के मंदिर में किन दो चोल शासकों की मूर्तियां दिखाई देती हैं या स्थापित की गई थी? आंसर सुंदर चोल, जो कि कौन है, परांतक सेकंड है, और दूसरा राजेंद्र चोल। इन दोनों की मूर्तियां दिखती है मंदिर के अंदर। चीनी यात्री चाओजू कुआ के विवरण से राजकीय भोज के समय चोल सम्राट और उनके दरबार की भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। सम्राट के रक्षक के रूप में हजारों नर्तकी कन्याओं को नियुक्त किया जाता था। सम्राट शराब नहीं पीता है, पर वह मांस खाता है। ये किसने लिखा है? चाओजू कुआ ने, ठीक है। शराब नहीं पीता है परंतु मांस खाता है। चोल शासन व्यवस्था में राजा अपने जीवन काल में ही युवराज को चुनाव कर लेता था। सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र को ही युवराज चुना जाता था। सम्राट के कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रियों का एक वर्ग होता था। इसके अलावा सम्राट का अपना कार्यालय होता था। चोल सम्राट व्यवहारता निरंकुश नहीं होता था। वह धर्म तथा आचार के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। धर्म तथा आचार के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। वह सामाजिक नियमों व व्यवस्थाओं का प्रतिपालक होता था। केंद्रीय शासन में अधिकारियों की अनेक श्रेणियां शासन कार्य में सहयोग करती थी। सर्वोच्च अधिकारी की श्रेणियों को पेरुंदरम कहते थे। यह उत्तराखंड में शायद या यूपी में कहीं पूछा गया है कि सर्वोच्च अधिकारी, चोल शासन व्यवस्था में सर्वोच्च अधिकारियों की श्रेणी को क्या कहा जाता था? आंसर पेरुंदरम। आंसर इस पे खास ध्यान देना आपने, पेरुंदरम पे। अधीनस्थ या निम्न अधिकारियों की श्रेणी को शिरुंदरम या शेरुतरम कहा जाता था। फिर दोबारा यहाँ पर ध्यान देना है कि निम्न अधिकारियों की श्रेणी यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पद थे उनको क्या कहा जाता था? आंसर शिरुंदरम। क्लास 1 ए और बी पद पर जो अधिकारी थे, अब ए बी नहीं होते थे, पर मैं आज के हिसाब से बता रहा हूं कि ऊपर वाले पेरुंदरम हो गए उच्च अधिकारी, और निम्न अधिकारी क्या हो गए? शिरुंदरम या शेरुतरम हो गए, ठीक है। चोलकालीन लेखों से विदित होता है कि सम्राट के पास उडनकुट्टम संज्ञक कुछ उच्चाधिकारी होते थे। नीलकंठ शास्त्री जी का मानना है कि ये उडनकुट्टम, ये जो उच्च अधिकारी थे, ये राजा के निजी सहायक थे। राजा के निजी सहायक थे जो राजा और नियमित कर्मचारी तंत्र के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे, ठीक है। चोल अभिलेखों के अनुसार औलय नामक पदाधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा प्रारूप या कच्चा मसविदा तैयार करता था। तो औलय, यहां से फिर क्वेश्चन बना है, यूपी वालों ने पूछा है, यूपी लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कि चोल अभिलेख में एक शब्द मिलता है औलय नामक पदाधिकारी का उल्लेख हुआ है। इसका कार्य क्या था? तो राजा के आदेशों का कच्चा मसविदा तैयार करना या ड्राफ्ट तैयार करना या कच्चा प्रारूप तैयार करना, ठीक है। तत्पश्चात उसकी जांच औले नायगम और औले नापकम नामक उच्च अधिकारी द्वारा की जाती थी। यानी औले नामक पदाधिकारी राजा के आदेशों का कच्चा प्रारूप तैयार करता था और औले नायगम और औले नापकम नामक उच्चाधिकारी द्वारा उसकी जांच की जाती थी।
आप सचिवालय सेक्रेटरीट में जाएंगे तो सहायक समीक्षा अधिकारी क्या करते हैं, कोई ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उसको जो चेक करते हैं वो कौन करते हैं, समीक्षा अधिकारी, है ना, रिव्यू ऑफिसर। फिर उसको भी कौन चेक करते हैं आगे, सेक्शन ऑफिसर। तो मतलब उच्चाधिकारियों का कार्य यह है कि नीचे से जो कार्य हो रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ठीक जी। अग्रेसित फिर लिखते हैं, अग्रेसित यानी देख लिया है, टिप्पणी की जाती है। चलो जी, फिर उसे स्थायी पंजी में लिपिबद्ध कर संबंधित विभाग को भेजा जाता था। विडयाधिकारिन नामक अधिकारी प्रेषक क्लर्क के रूप में कार्य करता था। कौन सा, विडयाधिकारिन नामक अधिकारी प्रेषक क्लर्क के रूप में कार्य करता था। चोलकालीन अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमिखंड दिए जाते थे, जिसे जीवित कहा जाता था। अब फिर क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि चोलकालीन अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर जो भूमिखंड दिए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, आंसर जीवित कहा जाता था। सैन्य व सैन्य अधिकारियों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। सामान्यतः अधिकारियों के पद आनुवंशिक होते थे, सामान्यतः अधिकारियों के पद आनुवंशिक होते थे। ये थोड़ा सा गड़बड़ है। आनुवंशिक में क्या गड़बड़ होता है, हो सकता है कि पिता बहुत योग्य हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका पुत्र भी क्या हो, योग्य होगा, है ना। हमेशा जो सिलेक्शन होने चाहिए वो योग्यता के आधार पर होने चाहिए। तो सामान्यतः अधिकारियों के पद क्या थे, आनुवंशिक थे। ठीक है, और ये भी बता दूं कि चोलकालीन जो शासकीय इकाइयां थी वो कैसे कैसे थी। तो सबसे ऊपर केंद्रीय प्रशासन होता था, केंद्रीय शासन। उसके नीचे फिर 6 मंडलम थे, मंडलम बोलते हैं प्रांतों को। 6 प्रांत थे, कितने, इनकी अपनी सेना थी, अपना न्यायालय था। मंडलम के नीचे कोट्टम या वलनाडु होते थे, जिनको कमिश्नरी बोल सकते हैं। आधुनिक कमिश्नरियों के समान जो थे वो क्या थे, कोट्टम या वलनाडु थे। कोट्टम और वलनाडु के नीचे नाडु होते थे। नाडु को जिले को बोलते थे, नाडु, इसको जिला जो था उसको नाडु बोलते थे, प्रांत को मंडलम बोलते थे। ठीक है, तो नाडु जिला होता था। जिले में स्थानीय सभा जो होती थी वो नाटूर या नट्टार होती थी। स्थानीय सभा को क्या बोलते थे जिले की, नाटूर या नट्टार। उसके नीचे कुर्रम होता था, कुर्रम मतलब ग्राम समूह। ये उत्तराखंड में क्वेश्चन पूछा गया शायद। ठीक है, तो कुर्रम यानी ग्राम समूह, और नगरम यानी नगरों के व्यापारियों की सभा होती थी कुर्रम, ग्राम समूह में। ग्राम समूह, कुर्रम से नीचे ग्राम होते थे। हमेशा से सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या रही है, ग्राम रही है। ठीक है, चले जी, अब राजधानी के बारे में पढ़ते हैं। तो चोल साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी उदयपुर थी। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। किसने, विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। राजेंद्र चोल ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया। पूरे चोल काल में कांची उपराजधानी के रूप में बनी रही। कांची क्या थी इनकी, उपराजधानी थी। क्या थी, उपराजधानी थी, कांजीवरम, कांची। चोल साम्राज्य 6 मंडलों या प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का प्रमुख जो प्रायः राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था। प्रांतों में अनेक कोट्टम या वलनाडु होते थे। प्रांतों में क्या, अनेक, प्रांत मतलब मंडलम, यानी मंडलम में कई कोट्टम या वलनाडु होते थे, जो वर्तमान कमिश्नरी के समकक्ष माने जा सकते हैं। कोट्टम नाडु नामक इकाई में विभक्त थे, जिन्हें वर्तमान जिले के समरूप माना जा सकता है। यानी नाडु जो थे वो क्या थे, जिले, है ना। नाडु मतलब जिला। प्रत्येक नाडु में अनेक कुर्रम या ग्राम समूह होते थे। कुर्रम में ग्राम समूह के अतिरिक्त नगरों को भी शामिल किया गया था। चोल शासन प्रणाली में मंडलम से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता हेतु स्थानीय सभाओं की व्यवस्था थी। क्या थी, स्थानीय सभाओं की व्यवस्था थी। नाडु की स्थानीय सभा की संख्या नाटूर या नट्टार थी, जिसमें सभी गांव तथा नगरों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। जिसमें सभी गांव तथा नगरों के प्रतिनिधि भाग लेते थे। नट्टार का प्रमुख कार्य भू राजस्व का प्रबंधन करना था। यह किसी भू राजस्व में छूट दिला सकती थी। नाडु अपने नाम से दान देते थे और अक्षय निधियां रखते थे। नट्टार को भूमि का वर्गीकरण करने तथा तदनुसार राजस्व निर्धारित करने का दायित्व भी सौंपा गया था। नाडु के खर्चे के लिए नाडु विनियोगम नामक कर वसूला जाता था। नाडु के खर्चे के लिए कौन सा कर वसूला जाता था, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर नाडु विनियोगम। ठीक है, उसके बाद अब है चोलकालीन ग्रामीण सुशासन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेंस में जो क्वेश्चन बनता है वो चोलकालीन ग्रामीण सुशासन से बनता है, तो इसको आपने बहुत ढंग से पढ़ना है। ठीक है, चोलकालीन शासन की सर्वप्रमुख विशेषता जो थी वो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं का विकास है। ग्राम में मुख्यतः 2 प्रकार की संस्थाएं थी, उर और सभा। सभा को महासभा भी बोलते हैं कभी कभी। तो उर और
महासभा, ये ग्रामों में 2 प्रकार की संस्थाएं थी। परांतक फर्स्ट के शासनकाल के 12वें और 14वें वर्ष, 12वें से लेकर 14वें वर्ष तक उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन या उत्तर मेरूर अभिलेख में ग्राम सभा संबंधी व्यापक विवरण प्राप्त होता है, परंतु स्थानीय स्तर पर स्वशासन को प्रारंभ करने का श्रेय राजराज फर्स्ट को दिया जाता है। किसको? राजराज प्रथम को दिया जाता है। वैसे परांतक फर्स्ट का भी उत्तर मेरूर अभिलेख मिला है, जो कि उसके शासनकाल का 12वें से लेकर 14वें वर्ष तक का अभिलेख है। तो इसमें इसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उर पढ़ना है आपने। उर क्या था? तो सामान्य लोगों की सभा थी। उर क्या थी? सामान्य लोगों की सभा थी, जिसमें सभी वर्ग के लोग रहते थे। इनकी कार्य समिति को आलू गणम या गणम कहा जाता था। आलू गणम से भी क्वेश्चन बना है अभी। कहां से? उर की समिति को क्या कहा जाता था? उर की कार्य समिति को क्या कहा जाता था? आंसर आलू गणम कहा जाता था या गणम कहा जाता था। उर के बाद हमने पढ़ना सभा या महासभा। सभा या महासभा, तो यह अग्रहार ग्रामों में गठित होती थी। अग्रहार ग्राम वे ग्राम होते थे जो ब्राह्मणों को दान में दिए गए थे। तो जो ब्राह्मणों के गांव थे वहां पर सभा या महासभा होती थी। क्या होती थी? सभा या। इस प्रकार यह ब्राह्मणों से मिलकर गठित होने वाली संस्था थी, जो ब्राह्मण बस्तियों या ग्रामों के लिए कार्य करती थी। यह कांची के आसपास अधिक सक्रिय थी। सभा का गठन, निर्वाचन व कार्य प्रणाली के संबंध में विस्तृत विवरण जो दिया गया है वो उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है, जो कि परांतक फर्स्ट का है। परांतक फर्स्ट के उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होता है। कभी कभी एक ही ग्राम में उर और सभा दोनों गठित होती थी। कभी कभी एक ही गांव में उर और सभा दोनों गठित होती थी, यानी बाई कैमरल सिस्टम था। ठीक है। अगला, सभा को पेरुंगरी, सभा को पेरुंगरी तथा इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहा जाता था। सभा विभिन्न समितियों, जिन्हें वारियम कहा गया है, के माध्यम से कार्य करती थी। सभा अपनी विभिन्न समितियों, और इन समितियों क्या बोलते थे? वारियम बोलते थे। वारियम के माध्यम से कार्य करती थी। समितियों के सदस्यों को वारियम पेरुमक्कल कहा जाता था। इन शब्दों को पकड़ लीजिए, अच्छे नहीं लग रहे होंगे, दक्षिण भारतीय शब्द हैं। वारियम पेरुमक्कल कहा जाता था, यहां से क्वेश्चन बना हुआ वारियम पेरुमक्कल से। सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति को वारियर क्या बोलते थे? सभा द्वारा किसी कार्य विशेष के लिए नियुक्त व्यक्ति को वारियर की संज्ञा दी गई थी। सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता था, जिनकी संख्या 30 होती थी। सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता था, जिनकी सदस्य संख्या 30 होती थी। वस्तुतः अग्रहार ग्रामों को 30 कुटुंबों अर्थात वार्डों में विभाजित किया जाता था। अब ये यहां से आईएएस का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ। यूपीएससी ने बहुत साल पहले एक प्रश्न पूछा कि भाई 30 वार्डों में बटा होता था। अग्रहार गांव जो थे वो क्या थे? 30 वार्डों में होता था। निर्वाचन, उसने जो स्टेटमेंट पूछा कि कौन सा गलत है, तो उसने, क्योंकि इस समय जो निर्वाचन होता था वो वोट नहीं पड़ते थे, लॉटरी होता था, तो उसने लॉटरी वाला कंसेप्ट क्या कर दिया? हटा दिया, और उसकी जगह क्या कर दिया? बोला कि निर्वाचित होते। तो निर्वाचित नहीं होते, लॉटरी डाली जाती थी, उसमें एक बच्चा आता था, वो निकालता था, उसमें जिसका नाम होता था उसी को चुना जाता था। ठीक है। तो निर्वाचन लॉटरी यानी कुडवोले पद्धति पर आधार पर किया जाता था, जिसमें एक अबोध बालक की सहायता ली जाती थी। ठीक है। समिति का कार्यकाल जो था 360 दिन का होता था। सभा के सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता था। किसी अपराध का दोषी होने पर उन्हें तत्काल पदच्युत कर दिया जाता था। समिति के सदस्य बनने के लिए जो अर्हताएं थी, क्वालिफिकेशन थी, वो क्या क्या थी? कुछ क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई थी। नंबर 1, वह सदस्य उस ग्राम का निवासी होना चाहिए। नंबर 2, उस सदस्य की आयु 35 से 70 वर्ष की आयु के बीच होनी चाहिए, ना तो 35 से कम ना 70 से ज्यादा, तो 35 से 70 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसके पास कम से कम 1/4 वेली या 1.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए, और उसका अपनी भूमि पर भवन यानी आवास निर्मित होना चाहिए। वही व्यक्ति क्या कर सकता था? समिति का सदस्य बन सकता था, उसकी क्वालिफिकेशन थी। ठीक है। वो एक वेद और उसके भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए था, यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए था, वेद और उसके भाष्य का ज्ञाता होना चाहिए था। तो अब इसमें जब यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया तो ये सारी चीजें दी, और साथ में ये बोला कि चुनाव जो था वो निर्वाचन द्वारा निर्वाचित करते थे लोग, निर्वाचित नहीं करते थे, लॉटरी डाली जाती थी, एक बच्चे को बुलाया जाता था, जिसका नाम आ गया वो सदस्य बन जाता था। एक बार सदस्य बनने के बाद दूसरे बार नहीं बनता था। ठीक है। अर्हता के साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन यानी निर्हरता को भी निर्धारित किया गया था, यानी क्वालिफिकेशन के साथ साथ डिस्क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। यानी कौन सा व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता था?
अपराधी घोषित, मतलब बोल रखा था कि भाई अपराधी नहीं होना चाहिए, अपराधी घोषित नहीं होना चाहिए। पिछले 3 वर्षों में किसी समिति का सदस्य रहा हो वो व्यक्ति भी नहीं बनेगा, ठीक है। किसी समिति का सदस्य रहते हुए आय व्यय में घोटाला किया हो अगर उसने, तो तब भी नहीं बनेगा वो, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। और शूद्रों के संपर्क से दूषित हो गया हो तो भी नहीं बनेगा, शूद्रों के संपर्क से अगर दूषित हो गया हो तो भी नहीं बनेगा। तो 4 डिस्क्वालिफिकेशन है। अपराधी नहीं होना चाहिए, 3 वर्ष तक किसी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए, आय व्यय में घोटाला ना किया हो उसने किसी समिति का सदस्य रहते हुए, और दूसरा शूद्रों के संपर्क से दूषित ना हुआ हो। सभा की बैठक, ये उत्तराखंड वालों ने पूछा, सभा की बैठक प्रायः गांव के मंदिर में या तालाब के किनारे या किसी पेड़ के नीचे होती थी। बैठक के स्थान, तिथि और समय की सूचना ग्रामवासियों को ढोल पीट कर दी जाती थी। अब यही क्वेश्चन पूछा था कि कहां पर होती थी सभा की बैठक, तो गांव के मंदिर में, तालाब के किनारे या किसी पेड़ के नीचे, ठीक है। और जानकारी कैसे दी जाती थी, बैठक के स्थान, तिथि और समय की सूचना जो थी वो ग्रामवासियों को ढोल पीट कर दी जाती थी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। उसका सभा के अधिकार विस्तृत और व्यापक थे। सभा में मध्यस्थ नामक वेतनभोगी कर्मचारी होते थे जिनके माध्यम से उनके निर्णय कार्यान्वित किए जाते थे। सभा को उसके कार्यों में सहायता देने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के वर्ग को आयगर कहा जाता था। आयगर से क्वेश्चन बना हुआ है, आयगार क्या, सभा को उनके कार्यों में सहायता देने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को आयगार कहा जाता था। सभा के आय व्यय का निरीक्षण समय समय पर केंद्रीय अधिकारी करते रहते थे। जब तक ग्राम सभा अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती थी और राजकोष में नियमित रूप से कर जमा करती रहती थी, तब तक राज्य सभा के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता था। किसी ग्राम सभा की स्थिति को प्रभावित करने संबंधी नियम जो हैं वो ग्राम सभा की स्वीकृति से ही राज्य द्वारा बनाया जाता था, यानी ग्राम सभा की स्वीकृति ली जाती थी तभी नियम बनते थे। सामान्यतः ग्राम सभा और राज्य के संबंध सौहार्दपूर्ण थे। कैसे थे, सौहार्दपूर्ण थे। इतना समझ में आ गया। अब सभा के अधिकार और कर्तव्य, सभा के पास सामूहिक संपत्ति होती थी जिसे वह बेच या बंधक रख सकती थी। सभा अक्षय निधियां भी प्राप्त करती थी और ब्याज पर भी धन देती थी। अब ये फिर यूपीएससी का लेवल हो गया शुरू यहाँ पर कि सभा के अधिकार और कर्तव्य क्या थे चोल काल में। तो मैंने पहला बोला कि उसके पास सामूहिक संपत्ति होती थी जिसे वो बेच सकती थी, बंधक रख सकती थी, है ना। सभा अक्षय निधियां भी प्राप्त करती थी, ब्याज पर धन भी देती थी। अगला राजस्व संग्रह यानी रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व संग्रह करके राजकोष में जमा करना उसका सर्वप्रमुख कर्तव्य था सभा का। राजस्व संग्रह करके राजकोष में जमा करना उसका सर्वप्रमुख कर्तव्य था। भूमि का वर्गीकरण ग्राम सभा की अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता था। भूमि का वर्गीकरण ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता था। सभा को ग्रामवासियों पर कर लगाने, वसूलने और बेगार लेने का भी अधिकार था। ग्रामवासियों के स्वास्थ्य जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना भी उसका ही कर्तव्य था। मंदिरों, शिक्षण संस्थाओं एवं दान गृहों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का कार्य सभा ही करती थी। सड़क, सिंचाई, पीने का पानी, उपवनों की व्यवस्था संबंधी जो कार्य थे वो भी सभा करती थी। आपात के समय जनता के लिए राहत कार्य करती थी सभा न्याय का कार्य भी करती थी सभा। अब ये जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये मेंस के क्वेश्चन होते हैं कि सभा के अधिकार और कर्तव्यों का विवरण दीजिए, मतलब उल्लेख कीजिए कि कौन कौन से उनके, तो आपने इतना ही लिखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वर्ड लिमिट होती है, तो आपने हर एक चीज को याद करना है। प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। ये तो समझ में आ गया। तो सभा के अधिकार और कर्तव्य। उसके बाद मैं बता रहा हूँ ग्राम प्रशासन की प्रमुख समितियां। तो ग्राम प्रशासन की प्रमुख समितियां कौन कौन सी होती थी? सबसे पहले तोट्टवारियम। तोट्टवारियम, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं ऐसे, और उत्तर प्रदेश पीसीएस पूछता रहता है ऐसे क्वेश्चन, उत्तराखंड में भी पूछने की संभावना है। तोट्टवारियम यह उद्यान समिति थी, इसमें 12 सदस्य होते थे। उद्यान समिति को क्या बोलते थे? तोट्टवारियम। और इसमें कितने सदस्य होते थे? तोट्टवारियम में 12 सदस्य होते थे। अगला संवत्सर वारियम, यह वार्षिक समिति थी। संवत्सर वारियम वार्षिक समिति थी, इसमें 12 सदस्य होते थे। यह समिति अन्य समितियों के कार्य का पर्यवेक्षण करती थी। क्या करती थी? अन्य समितियों के कार्यों का पर्यवेक्षण कौन सी समिति करती थी? आंसर संवत्सर वारियम। अगला है एरिवारियम, यह तड़ाग समिति थी। यह एरियायम
संज्ञक कर वसूलती थी। इसमें 6 सदस्य होते थे। तालाब का निर्माण करना, तालाब के लिए क्या करना, कर वसूलना, ये किसका काम था, एरिवारियम का काम। तड़ाग मतलब तालाब। दक्षिण भारत जो है ना वो वृष्टि छाया प्रदेश है ज्यादा। वृष्टि छाया प्रदेश मतलब जहाँ वर्षा कम होती है, तो वहाँ का कल्चर है तड़ागों का निर्माण कराना, यानी तालाब, बड़े बड़े तालाबों का निर्माण कराना और वाटरशेड मैनेजमेंट, है ना, पानी को एकत्र करना और पूरे साल भर उससे काम चलाना। ठीक है। अगला है पोनवारियम। ये स्वर्ण समिति थी जिसका प्रमुख कार्य मुद्रा का नियमन करना था। तो उल्टा क्वेश्चन पूछेगा आपसे, चोल काल में मुद्रा का नियमन किस समिति का कार्य था? आंसर पोनवारियम, स्वर्ण समिति या पोनवारियम। अगला पचवार वारियम। यह 5 समितियों के कार्यों का निरीक्षण करती थी, पांचवार वारियम। अगला न्यायत्तार वारियम, यह न्याय समिति थी। न्यायत्तार वारियम क्या थी? न्याय समिति थी। उदासीन वारियम, यह सन्यासियों या विदेशियों की गतिविधियों से संबद्ध समिति थी। कौन सी? उदासीन वारियम। फिर अगली है कोइल वारियम, यह मंदिर समिति थी जो मंदिरों का प्रबंधन करती थी। मंदिर समिति थी जो मंदिरों का, अब दूर दूर तक पता नहीं चल रहा था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मंदिरों का प्रबंधन करना किस समिति का कार्य था? आंसर कोइल वारियम, कोइल वारियम। अगला है गणवारियम, ग्रामों के कार्यों की व्यवस्था करती थी। ग्रामों के कार्यों की व्यवस्था कौन सी समिति करती थी? आंसर गणवारियम। ठीक है। फिर अगला है महाजन, यह अग्रहार ग्रामों में शासन कार्य करती थी। इसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधियों को ही सम्मिलित किया जाता था। इसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि ही सम्मिलित होते थे। किसमें? महाजन। इतना समझ में आ गया। ग्रामों में सभा के अतिरिक्त कई समुदाय और निगम भी होते थे जो धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आधार पर संगठित थे। जैसे शैव पुजारियों का जो समुदाय था वो शिव ब्राह्मण, वैष्णव पुजारियों का बैखानस, बढ़इयों, सुनारों, लोहारों, धोबियों आदि का व्यावसायिक समुदाय कलनय कहलाता था। कलनय, कलनय में कौन कौन आते थे? बढ़ई, सुनार, लोहार और धोबी। ठीक है। व्यापारियों के समुदाय वलंजियम, वलंजी, वणंजी, ये सब थे। इन समुदाय के अधिकार और कार्य क्षेत्र सीमित प्रकृति के थे और ग्राम सभा का ही इन पर सामान्य नियंत्रण था। विभिन्न समुदायों के बीच में उत्पन्न विवादों का फैसला भी सभा ही करती थी। वस्तुतः ग्राम शेरियों, सड़कों और खंडों में विभाजित होती थी। ग्राम जो था वो शेरियों, सड़कों और खंडों में विभाजित होती थी। शेरी का तात्पर्य पूर्वा या गली से था। प्रत्येक शेरी में एक समुदाय होता था, जैसे पर्र शेरी अछूत बस्ती, कम्मार शेरी कर्मकार बस्ती। बस्तियों के भी नाम थे। कम्मार शेरी मतलब कर्मकार बस्ती। गलियां होती है ना जैसे, उसके पैटर्न आपको आज भी दिखाई देंगे। वैसे क्या दिखाई देंगे? हल्के हल्के पैटर्न आज भी दिखाई देते हैं इस देश में। जजेस कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी, है ना, किसका इलाका है जी कि क्या, जैसे स्वीपर्स कॉलोनी, ठीक है, जो कॉबलर्स होते हैं उनके लिए अलग कॉलोनी, ये देखा है आज भी आपको दिखा? हाँ बिल्कुल। तो जो पैटर्न है वो बस्तियों को बसाने का जो प्रकार है वो दक्षिण भारत में बहुत पहले से है, उत्तर भारत में भी दिखाई देता है। ठीक है। अब एक पॉइंट पूछा गया एक बार कि परवर्ती चोल काल में स्थानीय अधिकारी जनता का उत्पीड़न करने लगे थे, तो जनता से अत्यधिक कर वसूला जाने लगा था। तो इसी कारण किन चोल शासकों के समय में जनता ने विद्रोह किया था? एक तो राजराज तृतीय के समय में और कुलोत्तुंग प्रथम के समय में। कुलोत्तुंग प्रथम और राजराज तृतीय के समय में जनता का विद्रोह हुआ था। इतना समझ में आ गया। इसके बाद आती है चोलकालीन राजस्व व्यवस्था। तो चोलकालीन राजस्व व्यवस्था में तो चोल राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो था वो भूमि और भवन कर था। भूमिकर और भवन कर। भूमिकर की जो दर थी वो 1/3 से 1/4 भाग होती थी, जो उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होती थी। भूमिकर नकद या अनाज के रूप में देय था, यानी नकद या गल्ला बोलते हैं, अनाज के रूप में देय था। राजस्व विभाग को वारीपोत और विभाग के प्रमुख को वारीपोत गक और विभाग के रजिस्टर की वारीपोत गक कणक्क श्रीकरणम। तो राजस्व विभाग को क्या बोलते थे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या था? वारीपोत। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो प्रमुख था उसको क्या बोलते थे? वारीपोत गक कहा जाता था। ठीक है। विभाग का जो रजिस्टर था उसको क्या बोलते थे? तो वारीपोत गक
और कणकक, कणकक का आधा अणा, फिर आधा का, फिर पूरा का, या श्रीकरणम, या श्रीकरणम। राजराज तृतीय एवं कुलोत्तुंग प्रथम द्वारा अत्यधिक करारोपण के कारण जन विद्रोह के उदाहरण मिलते हैं। बाद में कुलोत्तुंग प्रथम अनेक करों में छूट प्रदान करता है, इसलिए उसे सुंगमत विवर्त की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है? सुंगमत विवर्त या विवर्त की संज्ञा दी गई है, उपाधि प्रदान की गई है। यहां से क्वेश्चन बना है उत्तराखंड में, सुंगम विवर्त या सुंगमत विवर्त, यानी करों को हटाने वाला, अनेक करों, कष्टदायक करों को हटाने वाला कौन था? कुलोत्तुंग प्रथम था। चोल शासकों ने भूमि की माप भी कराई। राजराज प्रथम ने एक बार तथा कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार समस्त भूमि की माप करवाई थी। किसने? राजराज प्रथम ने एक बार और कुलोत्तुंग प्रथम ने 2 बार समस्त भूमि की नाप जोख कराई थी, माप कराई थी। भूमि कर ग्राम सभाएं संग्रहित करके राजकोष में जमा करती थी। चोल अभिलेखों में उर्वरता एवं उपज के आधार पर भूमि की 12 श्रेणियां बताई गई। कई बार इतने में काम चल जाता है कि चोल अभिलेखों में उर्वरता और उपज के आधार पर भूमि की कितनी श्रेणियां बताई गई है, कितनी किस्में बताई गई है? आंसर 12। कितनी? 12। अनुदानित भूमियों की कई श्रेणियां थी, जैसे राज्य के स्वामित्व वाली भूमि को प्रभुमान्यम कहते थे। ये शायद उत्तराखंड में कई क्वेश्चन बना हुआ, प्रभुमान्यम भूमि। राज्य के स्वामित्व वाली भूमि है ना, गवर्नमेंट की जो भूमि थी उसको क्या बोलते थे? प्रभुमान्यम, प्रभुमान्यम। जैसे आज भी है, रेलवे की जो संपत्ति है वो केंद्र की है, सरकार की है, उस पर आप कब्जा नहीं कर सकते, तो एक तरह से प्रभुमान्यम हो गई वो। फॉरेस्ट की जो भूमि है वो भी क्या हो गई आपकी? प्रभुमान्यम होगी। सरकार की जो भूमि है वो प्रभुमान्यम है। अच्छा, ब्राह्मणों को प्रदत्त भूमि की संज्ञा थी ब्रह्मदेह, मंगलम और चतुर्वेदी मंगलम। जो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको क्या क्या बोलते थे? ब्रह्मदेह, मंगलम या चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी, भाई जिन ब्राह्मणों को 4 वेद याद रहे होंगे, अगर उन्हें भूमि दी गई होगी तो चतुर्वेदी मंगलम। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी और वेदी, ये जो जात है ये ऐसे ही नहीं पढ़ी जिसने एक वेद रटा, पढ़ा नहीं बोल रहा हूं मैं, रटा, कंठाग्र, कंठ में जिसने रखा उसको वेदी कहा गया, किरण वेदी। ठीक है, जिन्होंने 2 वेद रटे उन्हें द्विवेदी कहा गया, जिन्होंने 3 वेद रटे उन्हें त्रिवेदी कहा गया, जिन्होंने 4 वेद रटे उन्हें चतुर्वेदी कहा गया। क्या कहा गया? चतुर्वेदी। समझ में आया? और वेद इतने आसान नहीं होते हैं याद करने। अगर आप मेरे से पूछें कि एक तरफ अगर वेद रखा है, वेद रखे हैं 4 वेद, और एक तरफ यूपीएससी के जो आपका नोट्स रखे हैं, तो उनमें कठिन क्या है? तो आज भी बता दूं, वेद है कठिन। क्यों है? क्योंकि वैदिक संस्कृत जो है वो टफ होती है पढ़नी, इसीलिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी, क्योंकि वैदिक संस्कृत को पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। एक ही छत के नीचे बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको तोड़ तोड़ कर पढ़ना होता है। तो फिर ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, इसलिए आप पढ़ते हैं कि प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ था। जैसे ऐत्रेय, कौशितकी जो था वो ऋग्वेद का था, है ना। तो क्या करना है? हाँ, मगर प्राचीन शिक्षा को पढ़कर भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। अगर पतंजलि के महाभाष्य को, सॉरी, पतंजलि के योग को पढ़कर एक साधु क्या बन सकते हैं? बाबा रामदेव बन सकते हैं। तो आप भी वेद पढ़कर बहुत कुछ बन सकते हैं। बस आपको प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होगी। वेद पढ़ के घर में नहीं बैठना है, उसको क्या करना है? बहुत सारे लोग आते हैं, फॉरेनर आते हैं, ऋषिकेश में रहते हो आप लोग, उनको समझाइए, उपनिषद समझाइए, है ना। और मैंने कहा पहले स्वयं आपको अध्ययन करना पड़ेगा। फिलहाल आपके पास एक ऑप्शन है कि ये जो बुक्स हैं इनको क्या कीजिए, तैयार कीजिए, पेपर क्रैक कीजिए और अपनी जॉब कीजिए, समाज की सेवा कीजिए। ठीक है, चलो जी, तो कहाँ तक पहुंचे हम लोग? हाँ, चतुर्वेदी मंगलम। शिक्षण संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि को साल भोगम कहा जाता था। क्या बोलते थे? ये प्रथा थी इस देश में, शिक्षण संस्थाओं को पहले लोग भूमि दान किया करते थे, सबसे बड़ा दान माना जाता था। क्या माना जाता था? जैसे कन्यादान महादान, वैसे ही शिक्षण संस्थाओं को क्या दिया जाता था? भूमि दान किया जाता था। और ये भी बता दो, अब तो शिक्षण संस्थाओं की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं लोग, है ना, कलयुग है। पर मैं ये बता रहा हूँ कि पहले शिक्षण संस्थाओं को लोग क्या करते थे, जैसे कोई बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं, अंतिम समय आ गया तो 2-3 कार्य करवाए जाते थे उनसे। क्या? एक गौदान, क्या? गाय का दान करवाते थे उनसे। दूसरा, किसी शिक्षण संस्था के लिए दान करवाते थे। क्या करवाते थे? दान करवाते थे। आपके ऋषिकेश में जितने भी स्कूल हैं वो अधिकतर जो है वो दान पर है,
जो उनकी बिल्डिंग्स बनी है वो किस पर बनी है? जैसे जो भरत मंदिर स्कूल है आपका, वो क्या है, भरत जो महंत जी हैं उन्होंने दान कर रखी वो। कितनी बड़ी भूमि है देखो। आपका जो डिग्री कॉलेज है पंडित ललित मोहन शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इतना बड़ा फील्ड है, कितनी बड़ी भूमि है। आज के जमाने में कोई कर रहा है इतनी बड़ी भूमि? उस जमाने में इतनी बड़ी भूमि क्या की गई, दान की गई, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर एक महाविद्यालय खुले और बिल्डिंग बनाकर भी दी लोगों ने। ये अलग बात है कि फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर किया, जो भी है उस पर जो शिक्षक आते हैं उन्हें सरकार से वेतन प्राप्त होता है, लेकिन सरकार का काम भी आसान हो जाता है ऐसे में किसी ने भूदान कर दिया, है ना। और जितने भी आपके विद्या मंदिर जो भी चल रहे हैं आपके, वो किस पे चल रहे हैं? भूमिदान पर चल रहे हैं। ठीक, तो महापाप होता है भाई शिक्षण संस्थाओं की भूमि को कब्जाना, और आज लोग कर रहे हैं ऐसा। शिक्षण संस्थाओं की भूमि पर क्या कर रहे हैं? मंदिरों को प्रदान की गई भूमि को देवदान या तिरुन मटुकन्नी की संज्ञा दी जाती थी। देवदान या तिरुन मटुकन्नी की संज्ञा दी जाती थी। जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि पालिचंदम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? जैन संस्थाओं को प्रदान की गई भूमि पालिचंदम कहलाती थी। गैर ब्राह्मण किसानों को की भूमि को विल्लन वगाई कहते थे। गैर ब्राह्मण किसानों की भूमि को क्या कहते थे? विल्लन वगाई कहा जाता था। अकाल और दैवी आपदाओं के समय में भूमि कर माफ कर दिया जाता था। राजाओं द्वारा कृषि हेतु सिंचाई के लिए प्रयास किए जाते थे। सिंचाई का मुख्य साधन तालाब था। तालाब का प्रबंधन ग्राम सभा की एरिवारियम नामक समिति देखती थी। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, एरिवारियम जो कि क्या थी? तड़ाग समिति थी, जिसमें 6 सदस्य होते थे। यह एरियायम नामक कर वसूलती थी। क्या करती थी? एरियायम नामक कर वसूलती थी। ठीक है, सिंचाई का मुख्य साधन तालाब था। तालाबों का प्रबंधन ग्राम सभा की एरिवारियम नामक समिति देखती थी। तालाबों की मरम्मत हेतु एरियायम नामक कर लिया जाता था। भूमि कर के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं व्यवसायों पर भी कर लगता था। जो कर थे वो मैं बता रहा हूं, जैसे राजस्व जो था उसको आयम बोलते थे। रेवेन्यू जो है उसको क्या बोलते थे? आयम बोलते थे। लगान जो है उसको कुडिमय बोलते थे या कदमाई बोलते थे। लगान को क्या बोलते थे? कदमाई या कुडिमय। तेल घानी पर जो कर लगता था वो पवीर था। तेल घानी पर कर पवीर, जहां पर मस्टर्ड ऑयल है, जो भी नारियल का तेल जो जहां पर निकाला जाता था तो उस पर भी कर लगता था, उसको पवीर बोलते थे। ग्राम सुरक्षा कर होता था एक, चौकीदारी कर जिसको बोलते थे, उसको बोलते थे पाडी कावल। चौकीदार जो आपकी चौकीदारी करता था गांव की, उसको क्या बोलते थे? उस कर को पाडी कावल बोलते थे। शिल्पकारों से प्राप्त कर को मगमय बोलते थे। हाउस टैक्स यानी गृह कर को मनेर्रे कहते थे। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, मनेर्रे से क्वेश्चन बना हुआ। गृह कर को, हाउस टैक्स को मनेर्रे कहते थे। भाई नगर पालिका नगर निगम में अगर आप रहते हो तो आप पर हाउस टैक्स पड़ता है, उसी से तो व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं। ठीक है, मनेर्रे। ऐसे ही व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जो कर लगता था उसको कड़िर्रे बोलते थे। द्वार कर जो लगता था उसको वाशल्ति रमम बोलते थे। वाशल्ति रमम। नर पशु धन कर जो लगता था, नर पशु पर जो कर लगता था उसको किड़ा कक्कासु बोलते थे। किड़ा कक्कासु, ये क्वेश्चन बना हुआ शायद यूपी में। किड़ा कक्कासु, नर पशु धन पर जो कर लगता था उसको क्या बोलते थे? किड़ा कक्कासु। वृक्ष कर जो था वो मरमज्जाड़ी। ठीक है, मरमजाड़ी, ये वृक्ष कर था। ऐसे ही आजीवकों पर लगने वाला, ये उत्तराखंड में पूछा हुआ मेरे ख्याल से, या कहीं यूपी में पूछा हुआ है। आजीवकों पर लगने वाला कर आजीव कक्कासु। स्वर्णकारों पर लगने वाला कर तट्टोपाटम या तटमेली। नमक कर जो था उसको पायम कहा जाता था। बाट माप का जो कर था वो इर्रेवारी कहलाता था। इर्रेवारी, दो वो आएंगे हैं, इर्वेवारी, वॉ के ऊपर रॉ लगेगा, एक ही मात्रा लगेगी तो इर्वेवारी। बाट माप कर जो था उसको क्या बोलते थे? इर्वेवारी। तालाबों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर जो था वो एरियायम था। और बेगार जो लिया जाता था उसको बेट्टी या निट्टाल कहा जाता था। क्या कहते थे? बेट्टी या निटाल कहा जाता था। ठीक है, व्यापारिक स्थिति कैसी थी? तो चोलों के अधीन देशी और विदेशी व्यापार की प्रगति हुई थी। विदेशी व्यापार मुख्यतः दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ होता था।
व्यापारियों के संगठन आर्थिक क्रियाकलाप के अतिरिक्त प्रशासन में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। चोलकालीन अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों को के प्रबंधकीय कार्य हेतु किया गया है। नगरम की सभा को नगरट्टार कहा जाता था। नगरम की सभा को नगरट्टार कहा जाता था। यह ग्राम सभा से पृथक एक प्रशासनिक इकाई थी जिसमें मुख्य रूप से व्यापारियों को ही सम्मिलित किया जाता था। विभिन्न व्यवसायों व उद्योगों पर कर का निर्धारण और वसूली का दायित्व नगरम का होता था। इस वसूले गए धन का उपयोग वह नगर विकास, यातायात की व्यवस्था, बाजार की व्यवस्था, व्यापारिक और औद्योगिक विकास हेतु कर सकती थी। चोल शासकों के समय में 11वीं शताब्दी से नागपट्टनम बंदरगाह की प्रधानता स्थापित थी। नागपट्टनम बंदरगाह की प्रधानता स्थापित थी। ठीक है। इसके बाद है सिक्के। तो चोल साम्राज्य के सिक्के सोने, चांदी और तांबे में जारी किए गए थे। धवलेश्वरम, कौन सा? धवलेश्वरम से चोलों के सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। चोलकालीन अभिलेख में पौन, कलंजू, काशू, अक्कम और करुंगाशु संज्ञक सिक्कों का उल्लेख मिलता है। तो ये क्या थे? पौन, कलंजू, कासू, अक्कम और करंगाशु क्या थे? ये सिक्के थे चोलकालीन। सोने के सिक्कों की संज्ञा कुलुंजू या पौन थी। सर्वाधिक प्रचलित सिक्का काशू था। यहां से क्वेश्चन बना हुआ, काशू। चोलकालीन सबसे प्रचलित सिक्का कौन सा था? काशू था। सर्वाधिक करंगाशु के सिक्के चोल शासकों द्वारा श्रीलंका में चलवाए गए थे। स्वर्ण, रजत और ताम्र सिक्के अधिकांशतः राजराज प्रथम के प्राप्त हुए हैं। चोल शासक उत्तम चोल के सिक्कों के अग्रभाग पर दो मछलियों का सामना करने वाले बाघ या व्याघ्र के शाही प्रतीक के साथ धनुष की आकृति का अंकन हुआ है। उत्तम चोल के सिक्कों के अग्रभाग पर दो मछलियों का सामना करते हुए बाघ, ये एक प्रतीक के रूप में, शाही प्रतीक के साथ साथ धनुष की आकृति का अंकन हुआ है। चोल शासकों विशेषकर राजेंद्र प्रथम की मुद्राओं पर जहाज का चित्रांकन प्राप्त होता है। अब एक तो हमने सातवाहन में पढ़ा, दो पतवारों वाले जहाज का चित्र किसके सिक्कों पर मिलता है। एक जहाज का चित्र यहां पर भी मिलता है, किसके सिक्कों पर? राजेंद्र प्रथम के सिक्कों पर। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है। तो जहाज के सिक्के किस चोल शासक की मुद्राओं पर मिलते हैं? आंसर राजेंद्र प्रथम की मुद्राओं पर मिलते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको चोलकालीन सामाजिक स्थिति, चोलकालीन सैन्य व्यवस्था, चोलकालीन न्याय व्यवस्था और चोलकालीन कला के बारे में, चोलकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में अगले लेक्चर।